2024 आपके और हमारे लिए भले ही अभी दूर हो, लेकिन नेताओं के लिए, सियासतदानों के लिए वक्त अब बहुत कम बचा है। हर किसी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार मौजूद हैं, जो कि इस यात्रा में लगातार साथ साथ चल रहे हैं राहुल गांधी के। सबसे पहले कन्हैया कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि यात्रा कैसी चल रही है आपकी? जी मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी, तो मेरा सवाल यही था पहला आपसे, यात्रा कैसी चल रही है आपकी? जी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और मेरे ख्याल से यात्रा अच्छी चल रही है, ये इस बात की गवाही है कि आप भी हमको याद किए हैं और यात्रा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। यात्रा की सबसे अच्छी बात ये है कि हम सड़कों से, गलियों से गुजर रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। उनके मुस्कुराते हुए चेहरों से हमें बड़ी उम्मीद है कि हम उनके सवालों को सही तरीके से उठा पाएंगे और उनके जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, राजनीतिक विमर्श इसके केंद्र में होगा और राजनीति के केंद्र में लोगों के सवाल रहेंगे, लोगों के मुद्दे रहेंगे। आप जब इस इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो मुझे बताया गया कि आप अपने पैरों में दवाई लगा रहे हैं क्योंकि आपके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। और जब मैंने ये सुना तो मैं सोच रहा था कि जब मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करूं तो आपसे कैसे पूछूं, किस उद्बोधन के साथ शुरू करूं, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पर मुझे अभी भी कहना पड़ रहा है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता, अभी तक कन्हैया कुमार को कोई पद, संगठन में कोई जगह क्यों नहीं मिल पाई? देखिए, मैं समझता हूं कि आज हमारे सामने जो देश की परिस्थिति है उसमें हम क्या पहनते हैं, हमारे पैर में कितने छाले पड़े हैं, हमारे खाते की क्या स्थिति है, इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि लोगों के सामने आज क्या परिस्थिति है। लोगों के सामने परिस्थिति ये है कि लोगों को आज तमाम तरह की डिग्रियां लेने के बावजूद नौकरियां नहीं मिल रही है। एक मिडिल क्लास परिवार हो या लोअर क्लास फैमिली हो, उसको अपना परिवार चलाने में मुश्किल हो रहा है। किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप विपक्ष में हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। जनता के सवालों के लिए, उनके हक हुक के लिए लड़ना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। विपक्ष को लड़ना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष कमज़ोर होगा तो निश्चित तौर पर देश कमज़ोर होगा कन्हैया जी। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि विपक्ष जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी जिसको देखा जाता है, उसके अंदर ही लड़ाई चल रही है। वो अपने अंदर की लड़ाई नहीं समेट पा रही है, तो बाहर लोगों के मुद्दों के साथ कैसे लड़ेगी? देखिए, एक बात कही जाती है कि यह दंगा भड़की नहीं है, भड़काई गई है। तो यह जो आप विपक्ष के भीतर, विपक्ष की पार्टी के भीतर लड़ाई की बात कर रहे हैं, यह कोई लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई लगाई गई है। जिनको सत्ता के सामने नतमस्तक होना है, सत्ता के साथ तालमेल बिठा करके चलना है, वो जो है अपने पद के लिए और अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। जिनको सत्ता के सामने सत्य की स्थापना करना है, लोगों के जो मुद्दे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, रोजी रोजगार का जो सवाल है, जो महंगाई का सवाल है, जिस तरह से अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है, वो सत्ता के सामने आंख से आंख मिला करके जो है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद तो ये कोई लड़ाई नहीं है, समीकरण साधने के लिए कांग्रेस से अलग हुए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा वो इस देश की राजनीति को अपना दे चुके हैं। 40 साल से ज़्यादा तो वो पार्लियामेंट में रहे हैं, तो वो मेरे जो है लिमिट से बाहर की चीज़ है। मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। अगर आज आप विपक्ष में हैं तो आपको सड़कों पर उतर करके आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आप अगर सड़क पे ईमानदारी से लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, उनके दर्द को आप समझेंगे, उनके दर्द को आप साझा करेंगे, तो यह लड़ाई जो है एक सकारात्मक बिंदु पे पहुंच सकता है और लोगों को इससे कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। अगर राजनीति सकारात्मक मुद्दों पे होगी, रोजी रोजगार पे होगा, महंगाई पे होगी, बेरोजगारी पे होगी, तो इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जब आप घर में ही चिराग नहीं जलाएंगे तो बाहर रोशनी कैसे करेंगे? गुलाम नबी आज़ाद ने तो घर में चिराग जलाने की बात की, बोले यहीं डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर कठपुतली बना करके नेताओं को बैठाने की तैयारी की जाती है। राहुल गांधी पर सीधे सीधे अटैक किया।
क्या ये तमाम मुद्दे, आप तो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हमेशा बात करते हैं, आप जिस पार्टी में मौजूद हैं, आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर ये कोर इश्यूज़ हैं जिन्हें पहले ज़्यादा सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ज़्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद फिर आगे लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती ना, तो ये सवाल आज मीडिया में भी नहीं होता। बंद कमरे में बहुत सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। नहीं, ये मैं आपको बस रोकूंगा। एक सवाल, अगर डेमोक्रेसी है तो कन्हैया कुमार को 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, कांग्रेस में कोई पद क्यों नहीं मिल पाया? गुलाम नबी आजाद जैसे नेता या तमाम और बड़े नेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हें क्यों छोड़ करके इतनी लंबी चिट्ठी लिख के जाना पड़ा? अच्छी बात है, यही तो डेमोक्रेसी का है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी है, लोग अपना सवाल उठा सकते हैं। डेमोक्रेसी जहाँ नहीं है ना, उस पर प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है लोगों को कि गडकरी साहब सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं, उनको क्यों पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया है? उन्होंने जो है मंत्रिमंडल के भीतर कैसे फैसले लिए जाते हैं इसका जिक्र किया है, इसकी सज़ा उनको दी गई है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, आप अपने नेतृत्व पे सवाल उठा करके भी पार्टी के अंदर रह सकते हैं। और आप देख लीजिए कितने ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, जब सोनिया जी राजनीति में आई तो जो लोग मुखर तौर पे उनका विरोध कर रहे थे, आज पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। आप चाहें तो ये नाम निकाल करके ला सकते हैं। ज़बरदस्ती का जो है ना, हमारे यहाँ कहते हैं बात को बतंगर बनाना, तिल को तार बनाना। किस लिए? ये तिल का तार इसलिए बनाया जाता है ना कि जनता का जो सवाल है उसको गुमराह किया जा सके। इसलिए मैं बार बार जो लोगों के मुद्दे हैं, जो आपकी तकलीफ़ है ना सर, जो मेरी तकलीफ़ है, हमारे जैसे 140 करोड़ लोगों की जो तकलीफ़ है, उन तकलीफ़ों को मैं राजनीति के केंद्र में, उसके विमर्श के केंद्र में रखना चाहता हूँ। तो आप जिन मुद्दों को उठा के रखना चाहते हैं, दिक्कत ये होती है कि राहुल गांधी जब उन मुद्दों को रखते हैं तो विपक्ष को एक और मुद्दा मिल जाता है उनके हाथ में लगाने का। महंगाई एक बड़ा कोर इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जब उस आटे को लीटर से जोड़ देते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि क्या ये वाकई ज़मीन में, हकीकत में उस मुद्दे को जानते भी हैं या नहीं जानते? सर, प्रेम और दर्द की ना कोई भाषा नहीं होती है। आप मेरे दर्द को लीटर में मापेंगे कि किलोग्राम में, और सरकार की बेशर्मी को लीटर में मापा जाए कि किलोग्राम में, ये सवाल नहीं है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आज राजनीतिक विमर्श में जो मुद्दा नहीं है ना, उसको ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया जाता है। लीटर और किलोग्राम को, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, कौन पार्टी छोड़ करके चला गया, लोगों की समस्या ये नहीं है। ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। पेट्रोल 100 रुपये लीटर खरीदना पड़ रहा है। ये मुद्दा नहीं है कि आपकी पार्टी के बड़े नेता छोड़कर चले जा रहे हैं। तय कर लेगी, ये क्यों मुद्दा होगा? देखिए, पार्टी बनती है लोगों से। लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो नेता भी जुड़े रहेंगे। तो कहाँ जुड़ रहे हैं लोग? आपके अपने लोग जो 40 साल से जुड़े थे वही तो छोड़ के जा रहे हैं। मनीष तिवारी जैसे नेता उस इलेक्टोरल प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं, जिसकी दुहाई देकर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। लोगों, सर, आज आप गाड़ी से आए होंगे ऑफिस ना, पेट्रोल वाली गाड़ी है कि डीजल वाली? कितने रुपए लीटर मिला है? आज का रेट क्या है? जी। मनीष तिवारी और गुलाम नबी आज़ाद जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा यदि पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। इम्पोर्टेंट सवाल है सर। कन्हैया, मैं आपसे सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आप जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन ये उठाने वाले नेता भी तो बचने चाहिए जी। वो विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए। आपके वो तमाम बड़े नेता जो इन मुद्दों को सही तरीके से रख सकते थे, वो आपके साथ ही नहीं खड़े हो रहे हैं। तो फिर कैसे उम्मीद की जाए कि विपक्ष मजबूती के साथ इन मुद्दों को रख पाएगा? और जिनको रखना चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पर लोगों के बीच मजाक का विषय बन जाते हैं। देखिए सर, एक कहावत है ना, ठीक है, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथिक को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आज बड़ा वो होगा जो दिल बड़ा करके लोगों के सवालों पर, रोड पर खून पसीना बहाए, उनके साथ उनका दर्द साझा करे, उनके जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई, बेकारी, उस पर वो सड़क पे खड़ा होकर के लड़ता हुआ दिखाई दे। ये सबसे ज़रूरी सवाल है। इसीलिए जब हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं सर, इसके केंद्र में सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के इशूज़ हैं, लोगों के मुद्दे हैं, उनका दर्द है, उनका तकलीफ़ है।
और जब हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है ना, तो हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर, भारत माँ की एक तस्वीर, हम घर घर जाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो लोगों के सवाल हैं उसको हम राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं, राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाना चाहते हैं। चाय की दुकान में, बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, हर जगह हम चाहते हैं कि लोगों के दर्द पे चर्चा हो। कौन नेता क्या कर रहा है, कौन पार्टी क्या कर रही है, ये जो ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है ना, उससे हम लोगों के जो असली सवाल हैं उस पर राजनीतिक विमर्श और जो राजनीतिक लड़ाई है उसको लेकर के आना चाहते हैं। तो लोग ये समझना चाहते हैं आज इस यात्रा को लेकर के कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। वो जो कन्हैया कुमार कह रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर लोगों के मुद्दे वो हैं जो कि आज राहुल गांधी के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक ईसाई पादरी के साथ बैठे हुए हैं और जिस पर देवी देवताओं और जीसस क्राइस्ट को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे राहुल गांधी जी की वीडियो की चर्चा हो, राहुल गांधी जी के टी शर्ट की चर्चा हो, चाहे राहुल गांधी जी के कंटेनर की चर्चा हो, ये सब वो प्रयास है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य मुद्दा है कि आज इस देश में महंगाई सबसे ज़्यादा है, बेकारी सबसे ज़्यादा है, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है, आपको हर ज़रूरत की चीज़ पे जीएसटी देना पड़ रहा है और सरकार के जो दोस्त हैं उनको कॉरपोरेट छूट मिल रही है, उनको जो है लोन में माफ़ी मिल रही है। आप समाज को अगर देखेंगे तो नफ़रत की भाषा बोली जाती है, इंसान को इंसान से आपस में लड़ाया जाता है, उनको बांटने की कोशिश की जाती है। अगर आप राजनीतिक संस्कृति को देखें तो हम उस राजनीतिक संस्कृति से आते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, फिर भी वो सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाहर जाया करते थे। आज राजनीतिक संस्कृति ये बनने जा रही है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर उनका ही मंत्री कुछ बोले तो उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो भारत को आज बिखेरने की, तोड़ने की, इसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की, इसके सामाजिक ताना बाना को तोड़ने की, इसकी राजनीतिक संस्कृति को तोड़ मरोड़ करने की जो कोशिश की जा रही है, उसी को हम जोड़ना चाहते हैं। और भारत जोड़ो का मतलब होता है संस्कृतियों, मान्यताओं, पुराणों, ग्रंथों, पशु पक्षियों, ये तमाम जो हमारा देश है इसकी जो विविधता है उसको आपस में जोड़ करके रखना, तमाम धर्मों को भी जोड़ करके रखना। लेकिन कन्हैया, जब आप तो जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन को जब आप देखते हैं, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए। पर मेरा कहना यह है कि जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें एक जगह सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट होते हैं। लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आप ऐसी बात कर रहे हैं और एक शख्स किसी एक धर्म को लेकर के गलत बातें कर रहा है, तो क्या आपके एक बड़े नेता को, इतने सम्मानित नेता को, उनसे इस पर पूछना या बात नहीं करनी चाहिए थी? यही लोग इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, यही मुद्दा बीजेपी को मिल गया है। देखिए, वीडियो काट करके चलाना और इंसान को बदनाम करना, उसका शिकार हूँ मैं। 2014 में सरकार बनी और वीडियो काट करके, आपने भी जो है फैक्ट चेक किया होगा, वीडियो काट करके गलत तरीके से वीडियो चलाना, किसी का सर, किसी का चेहरा लगा देना और किसी का आवाज़ उसमें शामिल करा देना, ये हम देखे हैं। मतलब आज जो वीडियो आया है उस पर आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। आप ये कह रहे हैं कि आज के वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, राहुल गांधी ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मैं मुँह से बोल रहा हूँ, आप सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ और अब मैं बहुत बेबाकी से बोलने वाला इंसान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो का एक हिस्सा आपको दिखाई दिया होगा। कांग्रेस पार्टी जो है सभी धर्मों का बराबर तौर पे सम्मान करती है और मेरा नाम कन्हैया है साहब। हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म है। गंभीर व्यक्ति हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले नेता हैं। आपके नेता के सामने अगर कोई व्यक्ति किसी एक धर्म को नीचा दिखाते हुए दूसरे धर्म की बड़ाई करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त उनको रोक करके कहना चाहिए? क्योंकि आप ही बार बार बोल रहे हैं कि इस देश में सभी धर्म एक बराबर हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। हाँ, और मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि इस देश के अंदर सभी धर्म को बराबर का सम्मान दिया जाता है। तो किसी भी दिख नहीं रहा ना उस वीडियो में, व्यक्ति जो है दूसरे धर्म का अपमान ना करे, सभी धर्म को बराबर। मुझे आप बोलने दीजिएगा तो मैं बोलूँगा। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, वरना आप ही का टीवी है, आप ही इसके मालिक हैं। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो सब धर्म का जो है हम लोग सब धर्म का हम लोग बराबर सम्मान करते हैं सर, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये टेंडेंसी होती है, कहते हैं ना कि कोई भी जो है अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। हमारे बिहार में एक कहावत है,
कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। हर कोई जो अपने धर्म को और अपनी जाति को सबसे श्रेष्ठ समझता है। मैं समझता हूँ कि इस देश के भीतर सब बराबर हैं, कोई जो है ऊपर नीचे का सवाल नहीं है, क्योंकि यही जो ऊंच नीच की मानसिकता है ना, कभी जातीय पहचान की ऊंच नीच की मानसिकता, कभी धार्मिक पहचान की ऊंच नीच की मानसिकता, कभी जो है क्षेत्रीय पहचान की ऊंच नीच की मानसिकता, कभी परंपरा और संस्कृति की ऊंच नीच की मानसिकता, ये देश को कमज़ोर करता है। इसी प्रवृत्ति के खिलाफ तो हम लड़ने के लिए निकले हैं, और जो लोग इसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हमारा मुद्दा भारत जोड़ो का यही है कि इस देश में रहने वाले सब लोग, उनके जो रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल है वो हमारा सबसे बड़ा सवाल है। जो सामाजिक एकता है वो हमारा सबसे बड़ा सवाल है। जो राजनीतिक संस्कृति है, जो हमारी बहुदलीय व्यवस्था है, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है, वो हमारा सबसे बड़ा सवाल है। इधर उधर की सारी बातें होने दीजिए, वीडियो की बात होने दीजिए, टी शर्ट की बात होने दीजिए, कंटेनर की बात होने दीजिए, जिनकी समझ में जो है वो करने दीजिए। हर कोई अपनी प्रकृति के हिसाब से करता है। बिच्छू की प्रकृति होगा वो डंक मारेगा, लेकिन संत की प्रकृति होती है कि वो बिच्छू को भी डूबते हुए पानी में बचाने का प्रयास करेगा। हमको सत्य के लिए इस यात्रा में अनवरत चलते रहना है। हम लोग घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके सड़कों पर हैं। आपसे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आपका दुख है, तकलीफ़ है, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो इस देश के लोगों का दुख और तकलीफ़ है, उसको जो है विमर्श के केंद्र में लाया जाए, ताकि इस देश में एक सकारात्मक परिवर्तन हो। और जब हम इकट्ठा रहेंगे, एकजुट रहेंगे, उसी से हमारी उन्नति और प्रगति होगी। तो एकजुट और इकट्ठा हम लोग देश को तो साथ रख रहे हैं, लेकिन बिहार का आपने जिक्र किया और नीतीश कुमार अब एक साथ इकट्ठा होकर के आ गए हैं आरजेडी के साथ। अब नीतीश कुमार को लेकर के आपका रुख क्या है, और कांग्रेस खासतौर से क्या नीतीश कुमार के साथ या उनकी अगुवाई में 2024 में बढ़ सकती है? नहीं, मैंने बिहार का जिक्र तो नहीं किया। आपने बीच में एक बार बिहार का जिक्र किया। जी, कन्याकुमारी से कश्मीर भारत माँ, नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने अपने बारे में बताया कि मैं बिहारी हूँ। हमारे यहाँ कहावत है कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। एनीवे, तो आपने जो प्रश्न किया है नीतीश कुमार जी को लेकर के हमारा क्या रुख है, तो मैं हमेशा से, आपके भी अगर पुराने वीडियोज़ होंगे तो आप देखेंगे, अक्सर जो है आपके स्ट्रिंग और रिपोर्टर हमसे ये सवाल करते थे कि आप बिहार में भी जब हम होते हैं तो आप नीतीश कुमार के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं एक कहावत बोला करता था, मैं उसको फिर से दोहराता हूँ कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाते हैं। देश में आज जिस तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, यह केंद्रीकरण देश की प्रकृति के विरुद्ध है। इस तरह से जो है, जो एक तानाशाही प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में पैदा हो रही है, शाह और तानाशाह, इस प्रवृत्ति के खिलाफ हैं भारत के लोग। आप भारत की संस्कृति को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो अपने ही पिता के खिलाफ जो है भक्त प्रहलाद का जो है कहानी आपको सुनने को मिलेगा। जब तैमूर लंग भारत को लूटने के लिए आया था, तो एक छोटा बच्चा बलकरन जो है चाकू लेकर के उसके सामने खड़ा हो गया था। तो हम कभी भी जो है इस तरह की जो केंद्रीयकृत, जिसको कहते हैं तानाशाही मानसिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बिहार से वो एक रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश में जब जब इस तरह का संकट होता है, बिहार अपनी बड़ी महत्वपूर्ण आपकी उम्मीद पूरी हुई नहीं हुई, मुझे ये बताइए। जानते हैं कि सिद्धार्थ आए थे बिहार, उम्मीद पूरी हुई नहीं हुई आपकी? नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ आ गए, उम्मीद पूरी हुई आपकी? नहीं हुई अब कि कोई रास्ता निकलेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ सर, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी आपकी इस तरह से इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली हमको सोचने की ज़रूरत है। मेरी उम्मीद तो पूरी हो ही जाएगी। मैं ऑलरेडी पीएचडी हूँ सर, जेएनयू से पीएचडी हूँ, देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी से। मुझे अपनी कैरियर की चिंता नहीं है। इस देश के आम लोगों की उम्मीद पूरी होगी कि नहीं होगी, इसका कंसर्न हमको होना चाहिए। इसका कंसर्न होना चाहिए कि क्या लोगों को रोज़गार मिलेंगे, क्या जो है भर्तियों में घोटाले रुकेंगे, क्या प्रश्न पत्र लीक होना बंद होगा। इन प्रश्न पे जो है तो हमारी कोशिश रहेगी, और इन प्रश्नों को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे लोगों की एक, आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए तो आपको फिर सत्ता में आना पड़ेगा, और जब सत्ता में आना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत स्वाभाविक है कि फिर आपको नीतीश कुमार जैसे लोगों के सहयोग की ज़रूरत होगी। मैं वही आपसे सीधे सीधे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप मानते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलकर गए, और उसके बाद में सोनिया गांधी से मिलने की उन्होंने बात कही कि मैं मिलूंगा राहुल गांधी से, वो मिलकर गए, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस का खास तौर से बिहार में नीतीश कुमार के साथ आना, ये कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, हम लोग इस बात को लेकर के बहुत क्लियर हैं, ठीक है।
कबरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनों से चलो हमारे साथ। ठीक है, हम लोग जो है किसी से बैर नहीं रख रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आज भारत की संस्कृति पर, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जिस तरीके से हमला है, सबको एकजुट होने की ज़रूरत है और दल से ऊपर उठ करके हम देश को प्राथमिक तौर पे आगे रख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो हम दलीय नफ़ा नुकसान को नहीं देखेंगे। उस मुहिम में, उस लड़ाई में हम साथ रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। पर जिनको आप जोड़ रहे हैं, मैं फिर थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ। मैं गुलाम नबी आज़ाद की बात नहीं करूँगा, लेकिन 6 महीने पहले लगभग जो 3 नेता एक साथ कांग्रेस में आए थे। फिर मैं दूसरे दिन बात करूँगा। आज राहुल जी 1 मिनट, मैं ये कह रहा था दूसरे दिन बात करेंगे। आज 15 मिनट का कमिटमेंट था मुझे कहीं और। बस आखिरी सवाल लेकर के बस मैं आपको ख़त्म कर रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि 6 महीने पहले आप 3 लोग कांग्रेस में शामिल हुए और कुछ दिन बाद ही हार्दिक पटेल चले गए। गुलाम नबी आज़ाद जाते हैं जिनको 40 साल लगते हैं, हार्दिक पटेल तो मुश्किल से महीनों में चले जाते हैं। कुछ दिक्कत तो है। देखिए, एक शेर बोल करके मैं इस बात को ख़त्म करूंगा। अक्सर कहा जाता है कि जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा है। हम लोगों को आगे देखना है, क्या पीछे हो गया उन चीज़ों में नहीं जाना है। और आगे ये है कि हम लोग कन्याकुमारी से चले हैं, कश्मीर तक जो है लोगों के हकूक़ के सवाल को लेकर के चलेंगे और उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमसे बात करने के लिए। तो आगे की तरफ देख रही है कांग्रेस, लेकिन आगे इतनी राह आसान नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अलग अलग तरीके के विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने सहयोगी दलों को एक साथ रखकर चलना है।